वेलकम गाइस। सो क्लास 10th की एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे। वी वर स्टडीइंग क्लास 10th की एनसीईआरटी। सो लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। किस किस टाइप की फार्मिंग होती है? सो देयर इज ए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? जो फार्मर्स जो हैं वो अपने फैमिली के लिए करते हैं, अपने फैमिली के खाने पीने के लिए करते हैं, है ना। ये मॉनसून पे रिलाई करता है। तो यहाँ इरिगेशन जो है वो मॉनसून के थ्रू होता है, नेचुरल सॉइल की फर्टिलिटी पे किया जाता है और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन। जनरली प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है ये आपको पीवीटीजी ट्राइब्स में देखने को मिलता है। ओके, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के आपको ट्राइब्स में देखने को मिलेगा। इट इन्वॉल्व स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, and farmers clear a patch of land, grow crops to sustain their family and allow the land to replenish its fertility naturally. Okay, तो ये क्या करते हैं कि एक जगह पे फॉरेस्ट क्लियर करेंगे, उसको जलाएंगे और फिर वहां पर जो है वो ग्रो करेंगे क्रॉप, और उसके बाद उसको फैलो छोड़ देंगे। उस पर्टिकुलर लैंड को ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ साल के लिए, फिर बगल वाले लैंड पे कर देंगे, स्टार्ट करके यहाँ पर उगाएंगे। एंड दे डोंट हैव एनी मॉडर्न मेथड्स। बहुत प्रिमिटिव मेथड यूज करते हैं ये। डिफरेंट रीजन में इनका नाम क्या है? बेवार और दाहिया ये मध्य प्रदेश में बोलते हैं। पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। पामा दाबी और कोमान और ब्रिंगा उड़ीसा में। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में। वल्रे और वाल्ट्रे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बोलते हैं। खील बोलते हैं हिमालयन बेल्ट में। कुरुबा बोलते हैं झारखंड में। झूमिंग, झूम कल्टीवेशन आप सभी ने सुना होगा, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोला जाता है। पामलू बोलते हैं मणिपुर में। और दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, अंडमान और निकोबार में। तो यहाँ पर देखो, आपसे यूपीएससी क्या पूछ सकता है? यहाँ पर यूपीएससी आपको बोल देगा कि इसको मैच कराओ। होता है ना, पोडू दे देगा उड़ीसा में, कुमारी दे देगा, कितना इसमें से सही है, मैच मैच करके क्वेश्चन दे देगा। तो ये आपको जानना होगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको 3-4 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। देन कम्स इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो होता है हाई पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, ओके, ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग करना पड़ता है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग विथ हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन। दिस इज नॉट समथिंग दैट द ट्राइबल्स डू। The tribals do not care for your biochemical inputs, or they do not care for dams and all for irrigation. ठीक है। ग्लोबल प्रैक्टिस में क्या क्या रहता है? प्रिमिटिव फार्मिंग इन ग्लोबल प्रैक्टिस। मिल्पा बोलते हैं मेहिको में और सेंट्रल अमेरिका। कोनुको बोलते हैं वेनेजुएला में। रोका बोलते हैं ब्राजील में। मासोले बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में। लदान बोलते हैं इंडोनेशिया में। रे बोलते हैं वियतनाम में। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ऑब्वियसली यहाँ पर क्लास का स्कोप नहीं है कि मैं आपको बैठ के याद करवा पाऊँ, तो आप लोग जो है इसको प्लीज व्हेन यू विल गेट द डॉक्यूमेंट उसको आप याद करते जाना। एनसीईआरटी का ही है, इट्स पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। इंडिया में क्या क्या फार्मिंग का इशू है? लैंड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि सक्सेसिव जनरेशन में आपने सुना होगा एक एक बीघा के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं। स्पेशली इन द गैंजेटिक बेल्ट देयर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर। देर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर इन द गैंजेटिक बेल्ट। और वहां पर एक एक एकड़ के लिए, आधा आधा एकड़ के लिए 25 ये 0.25 एकड़ के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? सिंस पॉपुलेशन इज सो हाई एंड द लैंड इज लिमिटेड, तो लोग जो है दे हैव दिस नोशन, ओके, दे हैव दिस नोशन कि लैंड से ही, ओके, लैंड से ही हम कमा सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द रिच पीपल दैट यू नो, आसपास के रिच पीपल कितनों को आप जानते हो जिन्होंने स्टार्टअप्स किया है या जिन्होंने क्या किया है? ठीक है, यहाँ पर एक चीज है दैट मेजोरिटी रिच पीपल दैट यू माइट बी नोइंग इफ यू आर फ्रॉम द गैंजेटिक बेल्ट्स आर लैंड ओनर्स, जिन्होंने अपना हाईवे पे लैंड बेच दिया तो पैसा आ गया तो रिच हो गए। या इस टाइप से दे आर नॉट रिच बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या सेटिंग अप ए फैक्ट्री और वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। दे आर रिच बिकॉज उन्होंने हाईवे की टच करने वाली जमीन थी और उसको बेच दिया। एंड दैट इज वेरी सैड बिकॉज उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कलेश होते हैं, फैमिलीज टूटती है। कह सकते हो एनसीआर में बहुत ही कॉमन है। एंड दूसरी चीज क्या है यहाँ पर आप समझो कि
जैसे फॉरेन कंट्री में आप जाते हो तो वहां पर, जैसे रशिया है, रशिया में आपको क्या है कि सरकार जमीन देती है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन जमीन। वहां पर अमेरिका में इतनी जमीन है, लोग खरीद नहीं रहे। वहां पर आपको 75 लाख 80 लाख में आपको 1000 एकड़, 2000 एकड़ की जमीन मिलती है। यहाँ पर जो है इंडिया में एक एक एकड़ करोड़ करोड़ रुपए में जा रहा है देहात में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट इन देहात। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, सो ये दिस इज नॉट गुड थिंग, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। सो ये लैंड फ्रैगमेंटेशन एक बड़ा है। ओके, ठीक है, लैंड फ्रैगमेंटेशन जो है एक बड़ा एक प्रॉब्लम है ये। Continuous subdivision of land reduces farm sizes, making them economically unsustainable. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Why is Bihar's agriculture so backward? Because land fragmentation है वहां पर. People are not able to do farming on a good parcel of land, और उससे productivity down जा रही है उनकी. All right. Then there is pressure on land. Intensification may result in soil degradation, reduced fertility, and other environmental issues. Commercial farming, so utilization of modern inputs such as high yielding variety, HYV seeds, chemical fertilizer, insecticides, and pesticides for higher productivity. Degree of commercialization varies across regions, with some crops being grown predominantly for commercial purposes. तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए कोई क्रॉप्स जो है उनको उगाया जाता है। HYV सीड्स हम यूज करते हैं। आपको याद होगा, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से ये क्रॉसिंग के थ्रू HYV सीड्स इन्होंने बनाया है, जहां पर दो प्लांट्स होते हैं, विच आर सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया जाता है और उसके बाद बनाते हैं। इट इज डिफरेंट देन GMO। प्लीज रिमेंबर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाले जो सीड्स होते हैं उससे पूरा डिफरेंट होता है। GMO एंड हाइब्रिड आर टोटली डिफरेंट। हाइब्रिड जो है उसमें क्या होता है, बेसिकली आप ट्रेड्स को क्रॉस कराते हो, फिजिकल क्रॉसिंग होता है। मतलब एक प्लांट को दूसरे प्लांट के पास आप रख देते हो, तो उससे क्या होता है, एक प्लांट का पॉलन या जो वो होता है वो दूसरे पे जाता है, फिर वहां से जो है नया प्लांट बन के आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर GMO में क्या होता है, यू यूज बायोटेक, जहां पर आप लैब में क्या करते हो, लैब में उसका जो DNA सीक्वेंस है उसमें क्या करोगे, सपोज दिस इज द DNA सीक्वेंस, और आप यहाँ कट करोगे। ओके, कट किससे करोगे, कट आप करोगे मॉलिक्यूलर सीजर से, और मॉलिक्यूलर सीजर से कट करके यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपना फेवरेट या जो भी आपको डिजायरेबल ट्रेट है उसको इंसर्ट कर दोगे। तो दिस इज द GM। यस, इट इज ओनली वन स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में है। वेयर एज दिस क्रॉप अगर आप देखोगे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स वगैरह जो हो गया, वो क्या होता है कि दो जैसे एक बहुत हाई लेवल जो होता है जो हाई हाई यील्डिंग वेराइटी का प्लांट होता है उसको कर देते हैं दूसरे ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट के साथ क्रॉस करा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर देखोगे तो फॉर एग्जांपल जैसे साउथ इंडिया का जो शुगर केन है, वो बहुत ज्यादा मीठा रहता है, उसमें उसका जो शुगर कंटेंट है वो बहुत अच्छा रहता है, और वो जो है बहुत अच्छा उसमें पैदावार देता है। लेकिन नॉर्थ में जो शुगर होता है दैट इज नॉट वेरी गुड कंपेयर टू द सदर्न पार्ट। तो लोग क्या, उन्होंने क्या किया कि जो सदर्न वेराइटी है उसको नॉर्दर्न के साथ, ओके, सदर्न वेराइटी को नॉर्दर्न के साथ उन्होंने क्रॉस ब्रीड करा दिया, ठीक है, और उसके बाद जो जो पर्टिकुलर प्लांट बना उसको जो है उन्होंने नॉर्थ में लगा दिया, जिससे जो टोटल शुगर कंटेंट है वो बढ़ गया। ऑलराइट, यस, व्हाट इज दैट, GMO DNA लेवल पे होता है और हाइब्रिड माइक्रो लेवल पे। यू कैन से लाइक दैट, यू कैन से लाइक दैट। अब आ जाओ प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। So it involves cultivation of a single crop on a large scale, typically with capital intensive inputs and migrant labor। तो ये जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो आपको बताया था मैंने, कॉफी और टी
तो आप देखोगे कॉफी और टी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है? कॉफी और टी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है लेबर का, बिकॉज उसका लीव्स बहुत टेंडर होता है। टी का जो लीव्स है दैट इज वेरी वेरी टेंडर। तो जब लीव्स होता है उसका, उसको अगर आप मशीन से प्लग करोगे तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए। इसीलिए चाय के बगान में यू नीड लेबर। मेजर क्रॉप्स क्या क्या है? प्लांटेशन, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एंड बनानास। ऑलराइट, तो रबर भी इंपॉर्टेंट है। रबर इज समथिंग दैट यू नो, अगर आप देखो तो रबर क्या इंडिया में नेचुरली पाया जाता है या बाहर से लाया गया था? इज रबर समथिंग बाहर से लाया गया था? इट वाज नॉट समथिंग दैट पीपल वेर एबल टू फाइंड। तो उसको केरल में रबर को जो है रबर के प्लांट्स को लगाया गया था। एंड देयर वाज दिस आई थिंक क्राइसिस एट वन टाइम। ब्राजील वाज द ओनली प्लेस जहां पर जो है आपको रबर मिलता था। ब्राजील वाज द ओनली, अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाज द ओनली प्लेस जहां पर आपको रबर मिलता था। एंड हाँ, साउथ अमेरिका से इसको लाया गया था, राइट। और उसके बाद व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट ब्राजील हैड अ टोटल मोनोपोली ऑन रबर। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट व्हाट हैपेंड दैट एक साइंटिस्ट था, उसको ना इन्होंने रिक्रूट किया था, इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिक्रूट किया था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने। और वो साइंटिस्ट गया वहां पर और उसने क्या किया कि वहां पर जो है रबर के जो रबर ट्रीज का जो सीड्स होता है उसको उसने स्मगल करके ले आया और उसके बाद चाइना में और इंडिया में और बाकी ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जैसे साउथ साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया वगैरह हो गया, वहां पर इन्होंने उसको स्प्रेड कर दिया। तो फिर क्या हुआ, व्हाट हैड हैपन वाज दैट रबर का जो ब्राजील में ना एक डेडली वायरस फैल गया और उसके वजह से ऑल द रबर क्रॉप यू नो इट वेंट टू वेस्ट। लेकिन अगर मान लो उस साल ये हो जाता और सिर्फ ब्राजील वुड हैव बीन द ओनली प्रोड्यूसर, तो इट वुड हैव बीन डिजास्टर्स फॉर द वर्ल्ड। लेकिन फिर क्या हुआ था कि वर्ल्ड में, ओके, वर्ल्ड में जितना भी कंट्रीज थी, जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज थी, ऑलमोस्ट हर ट्रॉपिकल कंट्री में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपना रबर का प्लांटेशन लगा दिया था। और उसके वजह से व्हाट हैड हैपेंड दैट रबर इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव कर गई डिस्पाइट द वायरस। सो ये रबर इंपॉर्टेंट है, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्रॉप। ओके, ऑब्वियसली ट्रॉपिकल कंडीशंस इसके लिए चाहिए होता है आपको। प्रोडक्शन प्लांटेशन क्रॉप्स का कमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है विथ एन एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क कनेक्टिंग प्लांटेशन टू प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। क्रॉपिंग पैटर्न, so diversity in cropping, it reflects physical diversity and cultural plurality in India। इंडिया में जो है क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डाइवर्सिटी हमारी दिखाती है और कल्चरल प्लूरलिटी दिखाता है। वेरियस क्रॉप्स लाइक फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड condiments are grown across different regions। क्रॉपिंग सीजन में इंडिया में तीन मेन क्रॉपिंग सीजन है। एक तो रबी है जिसको विंटर सीजन में आप लगाते हैं, वीट, बार्ले, पीज। खरीफ क्रॉप्स है जिसको आप मॉनसून सीजन में लगाते हैं, जिसमें राइस, मेज और कॉटन। एंड देन जायद। जायद क्या होता है? इट्स अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन। इसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस वगैरह लगाते हैं। ओके, Rabi season crops are sown during the winter months from October to December and harvested in summer from April to June। ओके, इसको कब आप लगाओगे? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और हार्वेस्ट कब करोगे? अप्रैल टू जून में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो इंडिया जो है ऑयल सीड्स में नंबर वन एक्सपोर्टर है एंड इट इज सेल्फ सफिशिएंट। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? India is not an exporter. India जो है it's not an exporter of oilseeds. India actually import करता है। Although India जो है वो अच्छा खासा प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन इतना ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं कि हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। सेम गोज फॉर पल्सेस एज वेल। पल्सेस जो है, ऑलराइट, पल्सेस जो है दैट जीएम मस्टर्ड का भी चल रहा है ट्रायल्स। आई थिंक दो पैचेस ऑफ लैंड पे उसको ट्रायल के लिए दिया गया है, राइट। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या क्या है? पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, तो यहां पर आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा इनिशियली दे यूज्ड टू बी द वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स। वहां पर जो है आपको वीट प्रोड्यूसिंग, गेहूं वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, इरिगेशन जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इरिगेशन है
उसके वजह से पंजाब और हरियाणा जैसे रीजन में दे आर आल्सो ग्रोइंग राइस, which is not very conducive. Okay, which is not very conducive. What are the factors supporting the growth of rabi crops? तो western temperate cyclone, जिसको western disturbance भी कहते हैं, बहुत important है. Western temperate cyclone, okay, brings rainfall and facilitates crop growth. तो ये जो है rainfall लेके आता है और crop growth को facilitate करता है. Green revolution initiatives in state like Punjab, Haryana, West UP and parts of Rajasthan have contributed to the success of rabi crops. तो rabi crops जो है it has become successful thanks to the green revolution. Alright. यहाँ पर एक और चीज आपको पता है, there is something called cancer special. There is something called cancer special. It's a train. It's a train. और ये कैंसर स्पेशल कहाँ से जाता है? ये झारखंड, ये सॉरी बिहार बोल रहा हूँ, हरियाणा एंड पंजाब का है. ओके, ये कैंसर स्पेशल क्या है एंड कैन एनीबॉडी कनेक्ट्स द डॉट? व्हाट इज दिस कैंसर स्पेशल एंड व्हाट इट हैज टू डू विद ग्रीन रेवोल्यूशन? ये पेस्टिसाइड्स के यूज के कारण है. एंड यस भाई बोला. सर मैं यही इंडिकेट कर रहा था, जो पंजाब का लोअर एरिया है मालवा और हरियाणा का जो टॉप मोस्ट एरिया है ना, वहाँ पे मतलब इतने सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं. इनफैक्ट जो यूएस में बैन है ना, वो वाले भी यूज करते हैं. तो वो जो स्पेशल ट्रेन जैसे आपने बताया, उसमें 80 to 75% वही लोग होते हैं जो इससे अफेक्टेड होके कैंसर हो जाती है. और क्या कहते हैं, ये भी मैंने सुना था कि जो ग्राउंड वाटर है ना, उसमें आर्सेनिक और रेडियो एक्टिव चीजें भी आने लगी. वही सब. लेकिन सर गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए ना, जो चीजें जो कंपनीज वगैरह अमेरिका में बैन है फिर भी यहाँ पे चल रही है. फिर एट द एंड हमको ही ह्यूमन कैपिटल से वो देना पड़ रहा है. आई थिंक ये मैस्लो की हायरार्की आपने सुनी होगी, तो उसमें ये हेल्थ वेल्थ ज्यादा हमारे प्रायोरिटी पे नहीं है. ओके, ऑलराइट. प्रायोरिटी पे हेल्थ हमारी नहीं है. पैसा कमाना भी, गरीब कंट्री है ना, गरीब कंट्री है तो पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए ज्यादा लोग हम नहीं देखते हैं. इसीलिए देखोगे अगर, तो एक एग्जांपल अच्छा देता हूँ आपको. मर्चेंट नेवी सुना है आपने? मर्चेंट नेवी. तो मर्चेंट नेवी जो है वहां पर किसी भी कोई वाइट मैन नहीं जाता है. मर्चेंट नेवी के अगर आप शिप देखोगे तो उसमें सिर्फ फिलिपिनोज और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग रहते हैं. और क्यों रहते हैं? बिकॉज यू नो पीपल इन द वेस्ट नाउ दे हैव गॉन, दे हैव बिकम वेरी वेल्दी. और उसके चलते व्हाट हैड हैपेंड दैट दे हैव अ चॉइस कि ठीक है मुझे नहीं करना है, 6 महीने शिप पे नहीं रहना है, मैं मुझे दुबई जाके काम नहीं करना है क्योंकि मेरे पास पैसा है. ओके, आई हैव द मनी, आई कैन डू द वर्क. ऑलराइट. तो ये चीज रहता है. वैसे इंडियंस क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, 6 महीने शिप पे रह जाते हैं, पैसा पहले कमा लेते हैं, उसके बाद एक घर बन जाएगा तो फिर हम रिटायरमेंट ले लेंगे. सेम थिंग हैपेंस हियर ऑल्सो. और आपको एक बहुत शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ. हरियाणा के किसी किसी विलेज में, हरियाणा में सर्टेन विलेजेस विच हैव बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वहां पर 70 से 75% औरतों को ब्रेस्ट कैंसर है. इट्स अ वेरी ट्रबलिंग डेटा दैट सर्टेन विलेजेस में, मतलब 100 औरतों में से 70-75 औरतें, ऑब्वियसली ऑफ द एज ग्रुप ज्यादा होता है, 30 के ऊपर की जो औरतें हैं उनमें 70 से 75%, दैट इट मीन्स दैट एवरी आउट ऑफ 10, सेवन सेवन और 7.5 औरतें जो हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर. एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ this green revolution. So yeah, it has given us a lot, but it has also taken a toll on us. Kharif crops. So kharif crops are sown with the onset of monsoon and are harvested in September to October. Alright. तो ये ऑब्वियसली खरीफ क्रॉप अगर हम सो कर रहे हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट वाटर नीड इज हायर. खरीफ क्रॉप्स का वाटर नीड क्या है? हाई है. तो सीरियल्स जैसे कि पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, तूर, मूंग, उड़द, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट. ओके, ऑयल सीड्स में आप ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको आपको डिटेल में नोट्स बनाना पड़ेगा. आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कुछ भी. ओके, आपसे यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है. ओके, सिग्निफिकेंट राइस ग्रोइंग रीजन क्या क्या है? आसाम है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र. तो ऑल द कोस्टल रीजन्स व्हिच गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल.
जनरली वहां पर जो है चावल वगैरह उगाया जाता है. In states like Assam, West Bengal, and Odisha, three crops of paddies are grown. How? How is it possible? How is it possible? Because वहां पर जो है हमेशा से humid climate रहता है. Round the season rain, round the seasons water availability, round the season humid climate. Okay. उसको क्या बोला जाता है? Os, Aman, and Boro. Os, Aman, and Os, Aman, and Boro या Os, Aman, Boro इसको बोला जाता है. Okay. Zad season, so it's a short season during the summer between Rabi and Kharif. तो रबी और खरीफ सीजन के बीच में ओके आपको जो है एक शॉर्ट सीजन मिलता है. उसमें क्या आप कर सकते हो? वेजिटेबल्स वगैरह उगा सकते हो. तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स. फॉडर क्रॉप्स मतलब क्या होता है? जो आप गाय बछड़ों को खिलाते हैं. ओके. शुगर केन which takes nearly a year to grow is also considered part of the Zaid season. तो जो शुगर केन है जो कि 1 साल लगता है ओके जिसको ग्रो करने में, तो वो भी जो है जैद सीजन में होता है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके. मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है. प्लीज रिमेंबर दिस. व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग इज दैट कि सर्टेन क्रॉप्स पे ओके सर्टेन क्रॉप्स पे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है. 4-5 स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर क्रॉप पे आया भी है. इफ यू गाइस रिमेंबर पाम पाम ट्री पे क्वेश्चन था 2021 में. एंड टैमरिंड पे क्वेश्चन था. मोरिंगा ड्रमस्टिक्स पे क्वेश्चन था 2021. ओके. तो ये सारी चीजें जो है ओके सेट्स वाला आया था. ठीक है. तो ये जो है आपको ध्यान देंगे इस पे. मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, चलो अब उसकी बात करते हैं. तो राइस इट्स अ स्टेपल फूड क्रॉप फॉर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. इंडियंस जो है स्पेशली अगर आप इस पे देखो चावल खा के सोने की उनका अगर आप देखोगे बॉडी बहुत पतला रहता है. उनका तोंद निकला रहता है. दे हैव दिस बेली. बॉडी उनकी पतली है लेकिन उनकी बेली है. हैव यू सीन दिस फेनोमेना? हैव यू सीन दिस फेनोमेना? उनकी बॉडी बहुत पतली है लेकिन इट्स नॉट स्किनी फैट पर से. स्किनी फैट होता है इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट. उनकी बेली निकली रहती है. ये कैसे होती है? हाउ इज इट पॉसिबल कि चावल खा के सो जाते हैं? बिकॉज डाइट जो है चावल देखोगे आप बहुत ज्यादा खाते हैं चावल. ऑलमोस्ट लाइक होल थाली भर का चावल खा जाता है फिर सो जाते हैं 2 घंटे. एंड उसके वजह से क्या होता है? फैट अक्यूमुलेट होता है. ओके यस इट्स अ ड्रॉट रेजिस्टेंस एडेप्टेशन एज वेल. यू आर करेक्ट. कंडीशन क्या चाहिए? तो कंडीशंस ये सारा इंपॉर्टेंट है. इसके शॉर्ट नोट्स आपके पास रहने चाहिए सो दैट यू कैन रिवाइज 1 day बिफोर. ये जो है राइस इट्स अ खरीफ क्रॉप. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall exceeding 100 centimeter. Annual rainfall जो है it should be exceeding 100 centimeter. Major producing states कौन कौन से हैं? So they are grown in the plains of northern and northeastern India, coastal areas, deltaic region. Delta किधर फॉर्म होता है? ईस्टर्न कोस्ट पे. Canal irrigation and tube wells have enabled rice cultivation in regions with less rainfall. तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आती है because of canal irrigation, tube wells. Even in certain parts of Rajasthan, they can now grow rice. Okay. India is the second largest producer of rice globally after China. इंडिया जो है राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना. Wheat is the second most important cereal crop in northern and northwestern India. तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में तो ये आप देखे होंगे कि अगर सपोज somebody is from हरियाणा and somebody is from राजस्थान and somebody is from पंजाब, तो उन आपकी डाइट चेंज हुई है पिछले 50 सालों में. It is now okay. It is now more of a different kind of diet which was there 50-60 years. 50-60 years पहले क्या होता था? मिलेट बेस्ड डाइट. बाजरे की रोटी. ओके बाजरे की रोटी और ज्वार ये सारी चीजें ज्यादा खाते थे. लेकिन अब जो है इट हैज चेंज्ड. राइस हैज कम. ओके राइस हैज कम. थिंग्स लाइक wheat. ओके रोटी जो है आटे की रोटी जो है दैट हैज बिकम पॉपुलर. ओके तो ये चीज आप देखने में आई है दैट देयर इज आल्सो कल्चरल शिफ्ट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन.
व्हीट क्या है? एक रबी क्रॉप है. इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग राइपनिंग विथ 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान. इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स कौन कौन है? गंगा और सतलुज प्लेन्स. गंगा सतलुज प्लेन्स कहां पर है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. दैट इज द पंजाब रीजन. ओके. और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन भी जो है सूटेबल है. अब हम आ जाते हैं मिलेट्स में. मिलेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट्स द IYM 2023 इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट. और ये किसके G20 में भी, इफ यू गाइज रिमेम्बर, G20 में भी डन ए लॉट ऑफ they had done a lot of declarations regarding this, and the people in G20 के डिनर में उन्होंने क्या किया था? दैट दे हैड सर्व्ड ओनली मिलेट के फूड. तो मिलेट इट इज ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन. तो ये क्या होता है? इट इज ड्राउट रेजिस्टेंट. प्लीज रिमेंबर दिस. इट इज ड्राउट रेजिस्टेंट. इट इज वाटर, लो वाटर डिमांड इसका रहता है. एंड इट हैज हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. ओके, इट हैज हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. टाइप्स क्या क्या है? इंपॉर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया इंक्लूड्स ज्वार, बाजरा एंड रागी. Ragi क्या है? It's rich in iron, calcium, and other micronutrient, which makes it highly nutritious condition. It grows well in dry regions and on various soil types. Major producing region क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल. तो आप देख सकते हैं इवन इन प्लेसेस जहां पर क्लाइमेट इज हॉस्टाइल, लैंड इज लेस, वहां पर भी रागी आप उगा सकते हो. ज्वार. Jowar is a rain-fed crop primarily grown in moist area, requires minimal irrigation. Okay, ज्वार क्या है? ज्वार एक rain-fed crop है, grown in moist areas, require minimal, which requires minimum irrigation. Major producing states: Maharashtra, Karnataka, Andhra, and Madhya Pradesh. Okay. तो ज्वार क्या है? रेन फेड क्रॉप है. प्लीज रिमेंबर दिस. और कहां पर उगाया जाता है? मॉइस्ट एरियाज में. और इसमें लेकिन मिनिमम इरिगेशन का यूज होता है. यूपीएससी यहीं पर आपको बोल सकता है कि हाई इरिगेशन आउटपुट की जरूरत होती है ज्वार वगैरह. ओके. ओके, हरियाणा राजस्थान में भी होता है. बाजरा. तो बाजरे की रोटी इज वेरी पॉपुलर इन हरियाणा एंड पंजाब. सो बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल. ओके. बाजरा जो है वो क्या होता है? इट ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. ओके, कौन कौन से स्टेट्स हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा. आई थिंक महाराष्ट्र में भी विदर्भ वाला जो रीजन है, विदर्भ वाला रीजन में ये ज्यादा रहता होगा बिकॉज ऑफ द कंडीशन, क्योंकि सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल जो है वहां पर उगता है. Maize या maize, it's a kharif crop requiring temperatures between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius, and it thrives in old alluvial soil. क्या बोलते हैं old alluvial soil को? बंगार. बंगार. और न्यू alluvial soil को क्या बोलते हैं? न्यू alluvial soil को क्या बोलते हैं? खदार. Which is better? खदार is better और बंगार is better? Is the खदार which is better? Why खदार is better? Because खदार में fine particles होते हैं. खदार में आपको फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से वाटर जो है रिटेंशन उसका अच्छा होता है. कंपेयर दैट टू बंगार. बंगार में ये होता है कंकड़ होता है. कंकार जो हमने देखा था, कंकड़ या कंकार, वट एवर दैट स्पेलिंग वाज, ऐसे कंकड़ बोला जाता है. और उसकी वजह से नीचे में सीप करना पॉसिबल नहीं है वाटर को. इसीलिए ओल्ड एलुवियल सॉइल इज लो यील्डिंग कंपेयर टू द न्यू एलुवियल सॉइल. In some states like Bihar, maize is also grown in the Rabi season. तो बिहार जैसे एरिया में वहां पर जो है मेज को रबी सीजन में भी उगा सकते हैं बिकॉज उतनी ठंड नहीं पड़ती है वहां पर. मेज इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर. तो मेज जो है
आप उसको भुट्टा पका के खा सकते हो, कॉर्न सूप बना सकते हो उससे। ओके, उससे कॉर्न सिरप बना सकते हो, या उसको आप गाय बछड़ों को खिला सकते हो। Increased production because of HYV seeds have been witnessed. Fertilizers and irrigations have contributed to the increased production of maize. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या क्या है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा एंड तेलंगाना। ओके। pulses require less moisture and can survive in dry condition. Pulses जो है, it requires less moisture and it can survive in dry condition. They contribute to soil fertility by fixing nitrogen from the air due to their leguminous nature. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक कंसेप्ट आपको बताना है, ध्यान से सुनना। राइजोम्बियम पता है आपको? व्हाट इज राइजोम्बियम? रूट नोड्यूल्स। ओके, रूट नोड्यूल्स। तो ये राइजोबियम या राइजोम्बियम क्या होता है? some places they have given as rhizombium. So it is basically what nitrogen fixing bacteria, correct? So nitrogen जो होता है आपके pulses के roots में there are nitrogen fixing bacteria. तो it is good for the environment or bad for the environment? It is very good for the environment. Okay, it is very good for the environment because what these pulses do is because they अपना जो खाना है वो खुद फिक्स कर लेता है, अपना जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ओके, वो खुद कर लेता है। ओके, पल्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन और वो रोटेशन में ग्रो किया जाता है। इंडिया इज बोथ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। तो हम जो है पल्सेस जितना उगाते हैं उतना हम उससे ज्यादा हम खा जाते हैं, बिकॉज चावल दाल का कंसेप्ट और कहीं नहीं है। इंडियन, करेक्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के चावल दाल का कंसेप्ट है ही नहीं। इट्स अ स्टेपल थिंग। ओके, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें दाल से बनती है। आपको वो आपने वो देखा होगा, उसमें पिट्ठा करके होता है। देयर इज समथिंग जिसमें दाल दाल को फ्राई करके और उसमें डाला जाता है, पिट्ठी या पिट्ठा। इट्स पॉपुलर ऑल अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट नेम्स। ऑलराइट, और दाल जो है, चावल दाल का कंसेप्ट, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक टू अस इंडियंस। और उसके चलते हम जो है सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। कहाँ से आता है हमारा इंपोर्ट? किसी को ये पता है हम इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? दाल। दाल हम, हाँ, कनाडा से करते हैं, तनाजानिया से करते हैं। तनाजानिया जो है अफ्रीका में, तनाजानिया से हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कनाडा, यस यू आर करेक्ट, कनाडा से भी करते हैं दाल। और कनाडा में कौन उगाता है पता है आप? कनाडा में दाल कौन उगाता है? सीख फार्मर्स। एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास क्वांटिटी ही नहीं है, हम सब तो खा ही जाते हैं। इट्स द सीख फार्मर्स who do the who do the farming in, right? It's a very surprising fact that okay, it's a Indians से ही हम import कर रहे हैं। ऐसे तानाजानिया से लास्ट टाइम हमने मंगाया था। नहीं, इट्स बेसिकली व्हेन द प्राइस ऑफ दाल goes up to 150 rupees। एक आती है मटर दाल, might have heard about this, मटर की दाल। So that is something which was used as a low budget substitute. It doesn't taste very good. I have tried that. यहाँ पर दिल्ली में केंद्रीय भंडार करके होता है, और केंद्रीय भंडार में वो जो है बिकता है, बहुत सस्ता होता है। इट्स लाइक 20 रुपीज किलो, 15 रुपीज किलो, 25 रुपीज किलो, यही यही 25-26 रुपए तक मिल जाएगा आपको। एंड इट्स टेस्ट इज नॉट वेरी गुड। लेकिन ये पता कब आया था? दैट केम इन 2012-13 व्हेन द प्राइस ऑफ दाल had gone up to 200 rupees। उस समय जो है 200 रुपए के करीब चला गया था। थिंक अबाउट इट, 200 रुपीज पर किलो 12-13 ईयर्स बैक। आज के डेट में 200 रुपए बहुत ज्यादा होता है। 12-13 साल पहले कितना बड़ा एक अमाउंट हुआ करता होगा जब सैलरीज लो थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ये जो दाल होता है विच इज अ वेरी लो क्वालिटी दाल, टेस्ट में भी अच्छा नहीं होता है, इसको बेचना स्टार्ट किया था 25 रुपए में। एंड एज अ मिडिल क्लास पर्सन, हमारे भी सोसाइटी में, जहां हम दिल्ली में रहते थे, वहां पर बेचने लोग आए थे, एंड गवर्नमेंट के ही लोग थे, एंड दे सेड कि आप इसको ट्राई करो, एंड विच इज ए वेरी गुड सब्स्टिट्यूट।
सो उसके बाद से ये ट्राई होने लगा, बट अगेन यू नो दैट आई थिंक कनाडा से ही वो आया था, वो जो दाल है मटर वाली दाल, वो कनाडा से ही इन्होंने वो लेके आए थे, बहुत सस्ता था। इट्स लाइक 15 रुपीज 20 रुपीज अ किलो। और फिर हम तानाजानिया से भी लेके आए थे दाल, तानाजानिया से हम लेके आए थे, क्योंकि व्हेन यू नो इट्स अ वेरी बिग इलेक्शन इशू भी रहता है। अनियन के प्राइस पे, अनियन के दाम के वजह से सुषमा स्वराज हार गई थी। आई थिंक यू माइट बी नोइंग सुषमा स्वराज वाज आल्सो यू नो दिल्ली सीएम थी शायद, और कुछ दिनों के लिए, या दिल्ली सीएम के लिए शी वाज व्हाटएवर दैट, ये कि उसमें वहां पर क्या होता, सुषमा स्वराज का एक था, आई थिंक एक एक साल का उनका ये था, उनका एक साल का, इनका एक साल का टेन्योर था, राइट? करेक्ट। हाँ, चीफ मिनिस्टर थी 1998 में। वेरी गुड, यस करेक्ट। तो उस समय क्या हुआ था, प्याज की वजह से हार गई थी वो। जब नया इलेक्शन आया था, बिफोर शीला दीक्षित, शी वाज द चीफ मिनिस्टर, एंड बहुत छोटे टाइम के लिए। एंड यस, प्याज की वजह से द प्राइस ऑफ अनियंस हैड गॉन अप टू आई थिंक 50-60 रुपीज इन दोज डेज, 98 99। तो उस समय जो है इसीलिए हार गई थी। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस कंट्रोल। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये जगह है आपका पल्सेस के लिए। अब हम आ जाते हैं शुगर केन पे। शुगर केन क्या है? इट्स अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। It thrives in hot and humid climate with temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and annual rainfall between 75 to 100 centimeters आपको चाहिए होता है। Irrigation is necessary जहां पर लो रेनफॉल होता है। शुगर केन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांड एंड मोलासेस। ये शुगर केन को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द बायोफ्यूल पॉलिसी। ओके, बायोफ्यूल पॉलिसी की वजह से आपको शुगर केन को पढ़ना जरूरी होता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील, बट इज इट अ गुड थिंग that we have become a second largest producer? It is not a good thing. Why? Because irrigation. Absolutely, this has decimated the groundwater in West UP. वेस्ट यूपी में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको डेसिमेट कर दिया है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सारे हैं, ठीक है। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स कवर अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। तो सरसों के खेत, ये सारा आप देखते ही होंगे, सरसों के खेत बहुत, इट्स अ वेरी, सनफ्लावर क्रॉप्स जो है वो बहुत पॉपुलर है आपके मूवीज वगैरह में, बिकॉज थोड़ा एस्थेटिक रहता है। ओके, ऑलराइट। While most of these seeds are edible and used for cooking, some are also utilized in the production of soap, cosmetic, and ointment. मेजर ऑयल सीड्स क्या क्या है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमी, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन सीड, लिनसीड एंड सनफ्लावर। इन सबका आपके पास नोट्स होना चाहिए। ओके, यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। ग्राउंडनट क्या है? खरीफ क्रॉप है, कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट हाफ ऑफ मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड। ग्राउंडनट जो है वो सबसे, ओके, ग्राउंडनट एक तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा कल्टीवेट होता है अमंग ऑल द ऑयल सीड्स। In 2016, India was the second largest producer of groundnut globally after China. Major producing states include Gujarat, followed by Rajasthan and Andhra Pradesh. Okay. Linseed and mustard are रबी क्रॉप। सरसों क्या है? रबी क्रॉप है। लिनसीड क्या है? एक रबी क्रॉप है। सेसमी इज अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ और रबी क्रॉप इन द साउथ। Castor seed is cultivated both as rabi and kharif crop. Rapeseed production, India ranked as the third largest producer globally in 2016, following Canada and China. अभी ये 2023 में क्वेश्चन आया था, if you guys remember, Niger seed, which is used by some tribals. Niger seed जो है, which is used by some tribals, right? तो इसी तरीके से जो है जितने भी क्रॉप्स पे एमएसपी मिलता है, उन सारे एमएसपी जो है, एमएसपी वाले क्रॉप्स पे आपको कुछ ना कुछ जानकारी होनी पड़ेगी। You have to go to the websites of the Ministry of Agriculture, Wikipedia, और वहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना है, आधा घंटा, that's it, that's my guarantee। 45 मिनट से तो ज्यादा लगना ही नहीं है।
उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका गारंटी हो जाएगा, बट ओके एक क्वेश्चन जो है एटलीस्ट मुझे आता है। ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप, तो प्लांटेशन क्रॉप में टी देखते हैं। सो टी जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। ये जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स लेके आए। आपको मैंने बताया था हाउ इंडियंस इंडियंस पहले सुबह उठ के छाछ पीते थे, छाछ इज बटर मिल्क, इंडियन दूध पीते थे। लेकिन फिर अब चाय क्यों पीने लगे, उसके पीछे का रीजन ये है दैट जो गाड़ी जो ट्रेन ट्रेन आती थी, रेलवेज होती थी, वो रेलवेज में उन्होंने क्या किया कि फ्री की चाय बेचना शुरू शुरू कर दिया था। और फ्री की चाय जो बेच बेच ना स्टार्ट किया उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दे स्टार्टेड टू गेट द इंडियंस एडिक्टेड टू टी, और लत लग गई उसके वजह से, इसीलिए आज के डेट में सब चाय से स्टार्ट करते हैं। टी प्लांट्स जो है दे थ्राइव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो आपको क्या चाहिए, आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए जिसमें डीप फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल हो विच इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। आपको क्या चाहिए, वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। You require what? Warm, moist, and frost-free climate throughout the year. That is essential. Okay, which is very essential for their growth. It is labor intensive. तो आपको ऐसे जगह पे बनाना है which is abundant, cheap and skilled labor is necessary. एक चीज याद होगा आपको, फैक्ट्रीज एक्ट 1881 एंड 1891 में जो था, उसमें टी वॉज नॉट कवर्ड in the factories act. British owned tea plantations were not covered. Why? Because यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, लेबर इंटेंसिव। एंड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी was seen as a messiah by these people who were there to pluck the tea in Assam because they were over exploited. Okay, आज भी जाओगे आप तो टाटा टी जो है, टाटा टी जो है वहां पर यूनियंस है। असम टी वगैरह जो है वहां पर यूनियंस बहुत तगड़े हैं। अगर यूनियंस स्ट्राइक पे चली जाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस। जो टी है वो टी गार्डन्स में ही प्रोसेस किया जाता है जिससे उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है, असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु, केरल आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र, त्रिपुरा। बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज कल मेरे को पता चला था, आई वाज टॉकिंग टू दिस गाय एंड ही सेड कि एक क्वेश्चन आया था ना 2022 प्रीलिम्स में, विच इज द टी ग्रोइंग रीजन्स, टी ग्रोइंग एरिया कौन कौन सा है। उसमें ओनली वन आंसर बोल रहा था वो, somebody कैन कंफर्म, आई थिंक समुद्रगुप्त है क्या। हाँ, समुद्रगुप्त भाई आप कंफर्म कर सकते हो क्या, 2022 में जो क्वेश्चन आया था टी प्रोड्यूसिंग एरिया में, उसमें क्या ओनली वन था या ओनली फोर था। बिकॉज अगर आप देखोगे तो उसमें दिया हुआ था हिमाचल, तो हिमाचल तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ था त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी दिया हुआ है। ओके, और वहां पर आपको दिया आंध्रा, आंध्रा भी दिया हुआ है। और आपको क्या दिया था वहां पर, तमिलनाडु, तमिलनाडु भी दिया हुआ है, केरल भी है। ओके, फोर था। ऑल राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग। फोर था। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज सुनो, आई बॉट अ बुक फ्रॉम अ वेरी दिस गाय हु सेड कि मेरे पास प्रीलिम्स क्रैक करने का ये है। तो आई थॉट कि लेट अस सी, 400 रुपए की किताब थी तो मैंने खरीद लिया कि क्या उस किताब से, ओके, क्या उस किताब से मुझे कुछ आप ऐसा चीज मिलेगी जो मैं क्लास में बता सकता हूँ। आई टेल यू, उस गाय ने बड़े कॉन्फिडेंटली उस किताब में लिखा हुआ था कि ओनली वन इज द आंसर, और मैंने कैसे सॉल्व किया था। ओनली वन इज द आंसर, और मैंने कैसे सॉल्व किया था, एंड इट वाज फिल्ड विथ ऑल द क्रैप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर में था ना कि ओनली गलत होता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गलत होता है, भाई मेरे 389 रुपीज बर्बाद हो गए, 389 रुपीज मेरे बर्बाद हो गए। ओके, सो प्लीज आप जो है अपना पैसा बर्बाद मत करना। ओके, आप
उसको पैसा बर्बाद मत करना, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ऑन द लुकआउट फॉर द थिंग्स दैट आई कैन टीच इन क्लास एंड आई कैन कन्वे इन क्लास. बट ये एक चीज है दैट इट इज फिल्ड विथ चार्लाटन्स एंड इट इज फिल्ड विथ स्कैमर्स. द होल इंडस्ट्री इज फिल्ड विथ चार्लेटन्स एंड स्कैमर्स. तो अब आप अपना पैसा बचा के रखो, और आने वाले समय में जितना आपके पास मटेरियल है, पहले से जितना आपको मटेरियल दिया जा रहा है या आपके पास किताबें हैं, नोट्स है, उस पे ज्यादा आप फोकस करो. ठीक है, यहां पर ही आपको पता चल रहा है कि 4 होगा आंसर. ओके, और ऑल 4 होगा. कॉफी, तो इंडियन कॉफी इज रिनोन्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. अराबिका वेराइटी इज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन. येमेन अभी न्यूज में चल रहा है हुटीज की वजह से, याद है आपको? यमन का आइलैंड पता है आपको? व्हाट इज द आइलैंड ऑफ यमन कॉल्ड? यमन का आइलैंड को सोकोत्रा कहते हैं. एंड सोकोत्रा का अगर आप गूगल करोगे, सोकोत्रा फ्लोरा, यू विल बी सरप्राइज्ड वहां पर किस टाइप का फ्लोराज होता है. ओके, इट इज एज एज यूनिक एज मेडागास्कर. ओके, वेजिटेशन और उसका फ्लोरा जो है. ओके, अराबिका वैरायटी जो है कहाँ कल्टीवेट होती है? नीलगिरी हिल्स में ऑफ कर्नाटक एंड केरल एंड तमिलनाडु, वेयर इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स. अब इसको क्या करना है आपको? चुपचाप विकिपीडिया कर लेना है बाबा बुदान हिल्स को. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. So in 2016, India was ranked as the second largest producer of fruits and vegetables after China. The country produces both tropical and temperate fruits. Key vegetables. So India is a significant producer of various vegetables, including peas, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal, and potato. So top टू टोटल स्कीम जो है उसको विकासपीडिया से जरूर पढ़ लेना. टॉप टू टोटल स्कीम जो है आपको विकासपीडिया से बिल्कुल पढ़ लेना है. मैंगोज जो है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में होता है. ऑरेंजेस नागपुर में. नागपुरी संतरा बहुत पॉपुलर है. चेरापूंजी, वहां पर ऑरेंजेस होता है. तो ऑरेंजेस क्या है? इट्स अ सिट्रिक फ्रूट. इट्स अ सिट्रिक फ्रूट. तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, आपको याद होगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में सिट्रिक फ्रूट्स जो है ज्यादा उगता है. बनानास आपको केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलता है. अच्छा, आपको पता है बनानास जो है, ऑल ऑफ द बनाना दैट वी ईट आर नॉट नेचुरल बनाना. दोज आर पार्थेनोक्रॉप्स. ओके, पार्थेनोक्रॉप क्या होता है? व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? करेक्ट. तो वहां पर क्या होता है? वो सीडलेस होता है. वाइल्ड बनाना ना आपसे खाया नहीं जाएगा. वाइल्ड बनाना, ऑलराइट, वो आपसे खाया नहीं जाएगा. नहीं, आप ये सॉरी वॉरी नहीं चलेगा आपका. ये आपके सारे चॉकलेट्स कैंसल्ड, सारे पॉपिंस कैंसल्ड. ओके. ओके, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या करते हैं आप? मल्टीपल, ओके, मल्टीपल चीजें कर सकते हैं. मल्टीपल प्रोसेसेस है जिसके थ्रू, ओके, जिसके थ्रू जो है आप पार्थेनोजेनेसिस कर सकते हैं. तो वहां पर क्या है? आप फर्टिलाइजेशन को बाईपास करते हैं. व्हाट डू यू डू? यू बाईपास फर्टिलाइजेशन. ओके, और किसी भी गैमेट फ्यूजन के बिना, ओके, गैमेट फ्यूजन के बिना आप कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है? You might have heard about this term called the term called vegetative propagation. Yes, correct. तो ये क्या है? बनाना क्या हो गया? बनाना आपका एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, जिसको हम सीडलेस, सीडलेस बनाना उगाने में जिसको खाया जा सकता है. एंड ऑल द बनाना दैट यू ईट, दैट येलो वाला बनाना, इट्स एन आर्टिफिशियल बनाना, इट्स नॉट अ नेचुरल बनाना. ओके, वो जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, उसको विदाउट एनी गैमेट फ्यूजन, ओके, विदाउट एनी गैमेट फ्यूजन हम उगाते हैं. और जो वाइल्ड बनाना होता है, जो कि आपको याद होगा, देयर वाज दिस क्वेश्चन इन यूपीएससी जो अंडमान एंड निकोबार में मिला था. तो वाइल्ड बनाना जो है वो खाया नहीं जा सकता है आपसे. मतलब आप खा सकते हो लेकिन अजीब लगेगा आपको. यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट.
लीची एंड गुआवा, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची और गुआवा होता है। तो लीची आपको पता है मुजफ्फरपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पर सबसे ज्यादा लीची होता है। आई थिंक वर्ल्ड का मेजोरिटी ऑफ लीची इज ग्रोन इन दैट पर्टिकुलर रीजन। और वहां पर क्या होता है, अगर थोड़ी भी बारिश इधर उधर हो जाती है, अगर थोड़ी भी बारिश इधर उधर हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, द लीची क्रॉप्स ग्रो वे गोज टू वेस्ट। पाइनएप्पल, सो मेघालय इज नोन फॉर इट्स पाइनएप्पल प्रोडक्शन। मेघालय जो है वो अपने पाइनएप्पल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ग्रेप्स के लिए कहाँ आप जाएंगे, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्पेशली आई हैव सीन विनियर्ड्स। महाराष्ट्र में इन द वेस्टर्न घाट्स आई हैव सीन विनियर्ड्स, एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन महाराष्ट्र दे आर हाँ, दे आर डूइंग दिस थिंग, विनियर्ड का फार्मिंग कर रहे हैं। टेम्परेट फ्रूट्स क्या क्या है, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स। तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आपको हिमाचली एप्पल्स, ये कश्मीरी एप्पल्स, ये सारी चीजें जो है आपको रहेंगी। आ जाओ अब नॉन फूड क्रॉप्स में, रबर। पता नहीं मेरे को क्यों इंट्यूशन हो रहा है रबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो ये जरा ध्यान से देख लो क्या है। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट इट कैन ऑल्सो बी कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इंडिया तो इक्वेटर के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान में रबर उगा सकते हैं। आपने रबर का देखा होगा, प्लांट ऐसे रहता है उसका, नॉट प्लांट, उसका ट्री ऐसे रहता है और वहां पर एक टाइप का वो डाल देते हैं, एक टाइप का बोल डाल देते हैं और वहां से सैप गिरते रहता है। ओके, कट्स लगा देते हैं और उससे क्या होता है, सैप गिरते रहता है। करेक्ट। It thrives in a moist and humid climate. Please remember this. Equatorial climate सबको समझ में आता होगा, moist and humid। रेनफॉल आपको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रबर सर्व्स एज एन एसेंशियल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। उसके बाद केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान एंड निकोबार, ऑल द ट्रॉपिकल रीजन्स, मतलब ट्रॉपिकल मिमिक रीजन, नॉट एग्जैक्टली ट्रॉपिकल रीजन बट ट्रॉपिकल को मिमिक करने वाला रीजन जो है सबसे पास आप कह सकते हो इक्वेटर के, आपका केरल, अंडमान और ये तमिलनाडु और कर्नाटक ही है, वहां पर आप उगा सकते हो। फाइबर क्रॉप, तो फोर मेजर फाइबर फाइबर क्रॉप कौन कौन से हैं, कॉटन, जूट, हेम और नेचुरल सिल्क। तो cotton, jute, and hemp are derived from crops grown in the soil, while silk is obtained from the cocoons of silkworm, which is fed on the mulberry leaves. Sericulture refers to the rearing of silkworm for the silk fiber. Cotton, it's a kharif crop which requires 6 to 8 months to mature. तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। तो कॉटन जो है उसका ओरिजिनल होम जो है इंडिया को माना जाता है, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आपको याद होगा तो कॉटन वाज समथिंग विच वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंडस वैली साइट्स एज वेल। क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब यहाँ पे आप प्यार से देखना, एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ये वर्ड टू वर्ड 2020 के प्रीलिम्स में, वर्ड टू वर्ड 2020 के प्रीलिम्स में आपका पूछा गया था। सो इट थ्राइव्स इन द ड्रायर रीजन्स, particularly in the black cotton soil. It requires high temperature, light rainfall or irrigation, and at least 210 frost-free days and the ample sunshine. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जूट, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। It thrives in well-drained fertile soils, which is found in the flood plains, where soil renewal occurs annually. High temperature चाहिए during growth, which is necessary for jute cultivation. तो ये याद रखना, फ्लड प्लेन्स, इसीलिए बंगाल, बंगाल क्या है, इट्स अ फ्लड प्लेन। और ये आपको एक पता होगा, बांग्लादेश के हटने का फ्रॉम पाकिस्तान, इसका एक बड़ा रीजन क्या था, दैट Pakistan's GDP was booming. Can you just think what could be the reason that Pakistan's GDP was booming in the initial days? Because of jute. जूट, जो जितने भी जूट के फैक्ट्रीज थे, जितने भी जूट के फैक्ट्रीज थे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ था
that jute growing regions went to Pakistan and all the jute factories came to India. एक funny चीज क्या हुई, when the partition happened, all the jute growing regions it went to Bangladesh. बांग्लादेश में जूट ग्रो किया जाता था, लेकिन जितने भी जूट फैक्ट्रीज थे, जूट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, वो इंडिया में आ गए. अब पाकिस्तानियों ने क्या किया, दे स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द जूट क्रॉप और उसको बेचने लगे इंटरनेशनल मार्केट में एट अ वेरी गुड प्रॉफिट. लेकिन सारा प्रॉफिट कहां जा रहा था? ऑल द इंटायर प्रॉफिट वाज गोइंग टू वेस्ट पाकिस्तान. और उसका एक कंटेंशुअस इशू यही था कि भाई साहब, आप हमारे रीजन से, ईस्ट पाकिस्तान से पैसा कमा के उसको वेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप. ऑलराइट, तो ये एक बड़ा एक रीजन था. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय. Jute is utilized in the manufacturing of gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets, and various other products. Market challenge: jute faces competition from synthetic fiber and packaging material like nylon, leading to a decline in its market share. तो अब क्या है, artificial and synthetic fibers like nylon जो है वो आ रहा है. Okay. इश्यूज विथ इंडियन एग्रीकल्चर क्या है? देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन. ऑब्वियसली आज भी आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, दे आर नॉट यूजिंग टॉप टेक्नोलॉजी, दे आर यूजिंग प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी. डिपेंडेंसी ऑफ ऑन मॉनसून, लैंड फ्रैगमेंटेशन, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है. इरिगेशन फैसिलिटी के जगह हम क्या कर रहे हैं, मॉनसून पे डिपेंड रह रहे हैं. मॉनसून की वजह से हमारा क्रॉप जो है बड़ा छोटा होते रहता है. देन डोमिनेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉब्लम है, क्रेडिट का भी प्रॉब्लम है. ओके, तो इसके लिए क्या करोगे, विकास पीडिया पे जाओगे आप, और विकास पीडिया पे एग्रीकल्चर का एक पूरा ये है, एग्रीकल्चर स्कीम रिलेटेड. और एग्रीकल्चर स्कीम रिलेटेड है, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स. और उसमें आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स होता है वो आप क्या कर सकते हो, यू कैन लुक इनटू इट. ठीक है. Post independence, there have been institutional reforms such as collectivization, land consolidation, cooperative initiatives, abolition of zamindari. ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को थ्रू कोऑपरेटिव मॉडल. व्हाइट रेवोल्यूशन तो पूरा बेस्ड है कोऑपरेटिव मॉडल पे. आपको अमूल याद होगा, सुधा याद होगा, मदर डेयरी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव मॉडल, जहां पर फार्मर्स को एटलीस्ट उनका जो दूध होता है उसको बेचने के लिए एक एवेन्यू मिल जाता है. ओके. ICAR, ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट. ICAR किसके अंडर काम करता है, कब से है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है, और ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये ICAR इज एट द फोर फ्रंट ऑफ मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. ओके. promoting diversification from cereal crop to high value crop, it is also seen as a good way. Okay. इंडिया का डाइवर्स क्लाइमेट को लेवरेज करके कल्टीवेशन करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज. ओके. All right, Vinoba Bhave. So he was considered Mahatma Gandhi's spiritual heir, and he advocated for Gandhi's concept of Gram Swaraj. तो इन्होंने 1939 में, if you guys remember, इंडिविजुअल सत्याग्रही थे ये पहले. यस. सेकंड सत्याग्रही कौन थे? हु वाज द सेकंड सत्याग्रही? इट वाज जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. भूदान इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया था. ही इनिशिएटेड द भूदान मूवमेंट, जिसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहते हैं, वेयर इंडिविजुअल्स लाइक रामचंद्र रेड्डी डोनेटेड लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो एक दरभंगा के महाराज थे, उन्होंने आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ एकर्स दिया था. दरभंगा इज अ प्लेस इन नॉर्थ बिहार. और व्हेन Vinoba Bhave went to Darbhanga Maharaj, I think he gave thousands upon thousands of acres as a bhudan. All right. Okay. What I remember about that person, Darbhanga Maharaj, was that he had a airstrip in his palace. इनके पास airstrip था. तो जो उनका लड़का था, बेटा था, when that guy got sick, तो उन्होंने पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, वहां से उन्होंने एयरलिफ्ट कराया था डॉक्टर्स को. उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर्स जो है उनको पटना एयरपोर्ट पे अपना अपना एयरक्राफ्ट भेजा था, और वहां से डॉक्टर्स को लेके आए थे दरभंगा.
सो दैट इज दैट इज समथिंग, रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी के बहुत किस्से हैं. Anyways, what is Gram Dan? So some landowners offered to donate entire villages to landless, known as the Gram Dan. Okay, and this was initiated by Vinoba Bhave as a bloodless revolution. That हम cooperation के through between the zamindar class and the zamindar class and the landless farmers. लेकिन ये चीज यहाँ नहीं हुई थी बंगाल में. बंगाल में it was a bloody battle between the jotedars, the jamadars and the landless peasants. यहीं से नक्सलवाड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. Okay, genetic engineering. So it is recognized as a powerful tool. Genetic engineering plays a crucial role in developing new hybrid seed. So 2021 में क्वेश्चन था बॉल वर्म करके था, अगर आपको याद होगा. बॉल वर्म कॉटन जो रेजिस्टेंट, कॉटन रेजिस्टेंट था. बैक जीन आपने सुना होगा, कॉटन बॉल वर्म, राइट. तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्राई जीन जो है, क्राई प्रोटीन जीन, करेक्ट. तो यहां पर जो है जीएम क्रॉप्स जो है, नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, नॉट द गुड मॉर्निंग क्रॉप्स. सो जीएम क्रॉप्स जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है. एंड जीएम क्रॉप्स जो है उसमें आपको देखना है कॉटन, जीएम कॉटन. देन यू हैव टू लुक इनटू मस्टर्ड. You have to look into, there is also talk about rubber. You have to also talk about bt का मतलब क्या होता है, bacillus thuringiensis. Okay, bacillus thuringiensis. तो ये जो है इन सबको आपको पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, ठीक है. सो ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग दैट अगर इसको बेस बना लो, एनसीईआरटी को बेस बना लो, नेक्स्ट 70 days आप जो है ऐसे मत सोचो कि बहुत ज्यादा है. जस्ट ब्रेक द 100 टॉपिक्स. कि अच्छा एक क्वेश्चन आएगा मुझे क्रॉप से, तो मैं क्रॉपिंग कर लूंगा तो मेरा एक क्वेश्चन हो जाएगा. एक क्वेश्चन आएगा मेरा आर्ट एंड कल्चर के इस पर्टिकुलर पोर्शन से, उसको पढ़ लेता हूं, मेरा एक क्वेश्चन होगा. सो अपना जो दिमाग है इसको आप ऐसे करो कि मैं 100 टॉपिक्स में कैसे बांट सकता हूँ पूरे 100 क्वेश्चंस को, और उसको मैं कैसे नेक्स्ट 75 days में कर सकता हूँ. ट्रस्ट मी, something good is going to happen. Every one of us is going to get 100 plus in the prelims examination and go on to write the mains this time. Okay, main thing is not to quit. Okay, many of you might have taken the break that you so desired. लीन मंथ्स है, अप्रैल में दुनिया पढ़ेगी, मई में दुनिया पढ़ेगी. आप जो नेक्स्ट 20 days है मार्च का, 17-18 दिन जो भी है मार्च का, उसमें पढ़ लो. ओके, एंड यू गेट अहेड. ठीक है, ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वी शैल मीट अगेन. मिलते हैं 2:30 बजे. ट्राई करेंगे कि इसको जो है 30 पेजेस और है क्लास 10th वाला, उसको खत्म कर लेंगे. ठीक है.